Hello students, Assalamu alaikum. This is Ahmed Raza Khan and today we are going to start our first class for FA2. Okay sir. So first of all मैं चाहूँगा सर हम सबसे पहले आज जो है वो अपना सिलेबस के कंटेंट्स थोड़े से डिस्कस करते हैं कि सर FA2 में बेसिकली हमने करना क्या क्या है। तो सर अगर हम थोड़ा सिलेबस की तरफ चलें तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। सो सर इसके अंदर हम थ्योरेटिकल वे में भी चीज़ों को देख रहे होंगे और कुछ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पर बात कर रहे होंगे। इसी के बाद सर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे आपने जो है वो डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम प्राइमरी एंट्रीज को हम देख रहे होंगे। अच्छा देन सर हम पार्ट सी की तरफ अगर चलते हैं तो सर प्रिपरेशन ऑफ जर्नल्स एंड लेजर अकाउंट्स है। उसके बाद हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सामने आ रहा है सर सेक्शन डी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सेल एंड परचेज, कैश, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को देख रहे होंगे, फिक्स एसेट यानी कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स को देख रहे होंगे, जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को देख रहे होंगे और साथ साथ इसके डिस्पोजल, फिक्स एसेट के डिस्पोजल को भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा सर एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो है वो इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में भी आ रहे होते हैं। इसके अलावा सर अकाउंट रिसीवेबल, पेबल, कंट्रोल अकाउंट्स की थ्योरी जो आपने FA1 में भी कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ा हुआ है, और कैपिटल एंड फाइनेंस कॉस्ट। देन सर ट्रायल बैलेंस, एरर करेक्शन जो है एंड सस्पेंस अकाउंट, बोथ यू हैव डन इन FA1 आल्सो। यहाँ पे भी हम उसका इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ओवरव्यू देख रहे होंगे सर। देन कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन एज सेम, ये आपने जो है वो FA1 में भी इसका कुछ पार्ट देखा है और हम इंशाल्लाह FA2 में इसका ओवरव्यू ले रहे होंगे सर। देन जो अगले आपके सामने टॉपिक आ रहा है पार्ट जी के अंदर, जिसके अंदर एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस है सर। एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस प्योरली FA2 का टॉपिक है और ना FA1 में चलना है ना F3 में इसको हम यूज़ करेंगे सर। उसके बाद सर फाइनल अकाउंट्स का एक टच हम यहाँ देख रहे होंगे इंशाल्लाह। और लास्ट में सर पार्टनरशिप, एंड अगेन द पार्टनरशिप इज़ अ टॉपिक इन विच दैट इज़ ओनली फॉर FA2 नॉट फॉर F3 और FA1। सो सर ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे सिलेबस का। आज इंशाल्लाह हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ इररिकवरेबल डेट्स, और जिसको हम बैड डेट्स के नाम से भी याद करते हैं सर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपके सामने जो है पिक्चर क्लियर करना चाहूँगा कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको हमारे सिलेबस कंटेंट का पार्ट क्यों बनाया गया है, और एक्चुअली बिजनेस इसको यूज़ करता क्यों है। तो सर सबसे पहले इस बात को याद रखिए कि वी नो दैट कि बिजनेसेस आर डूइंग वर्क ऑन क्रेडिट। बिजनेस जो है वो क्रेडिट पे काम कर रहा है, सेल्स भी क्रेडिट पे करता है, परचेज भी क्रेडिट पे करता है। एक टाइम पे एक बिजनेस सप्लायर होता है, एक टाइम पे एक बिजनेस कस्टमर भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं एज अ सप्लायर और मैं सेल्स कर रहा हूं गुड्स ऑन क्रेडिट पे, तो सर देयर इज अ रिस्क कि अगर मैं उधार पे किसी को गुड्स सेल आउट कर रहा हूं सर, मे बी द अमाउंट इज इररिकवरेबल। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक, क्योंकि मे बी ये पैसा जो हमने एक कस्टमर से लेना है वो हमें ना मिले। तो सर इसीलिए ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिजनेस आर डूइंग ऑन अ लार्ज स्केल क्रेडिट सेल्स। ओके, क्रेडिट सेल्स हमें बहुत ह्यूज अमाउंट में और बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम में कर रहे होते हैं। तो सर इसके हवाले से इररिकवरेबल डेट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो सर सबसे पहले हम ये डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं जो हमने इस टॉपिक में कवर करने हैं इंशाल्लाह। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व योर easily each and every question inshallah. Okay, so first of all we are going to study what is bad debt. Actually bad debt होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं सर। बैड डेट इज एन एक्सपेंस। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बैड डेट आपका एक्सपेंस है, बिकॉज अकाउंटिंग का जो है एक इंतहाई फेमस एक स्टेटमेंट है जिसमें हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड इनफ्लो इफ नॉट कमिंग, इफ यू आर नॉट गेटिंग योर मनी, इट इज कॉल्ड एक्सपेंस। It is called expense, and if the receivable is not getting by a supplier, that is called bad debt. Bad debt is an expense that a business incur once the repayment of credit previously extended to a customer is estimated to be uncollectible. It's mean that कि आपने किसी को उधार पे माल सेल आउट किया, आपका एक रिसीवेबल खड़ा हुआ था जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, और जो प्रीवियसली आपने सेल किया था आज वो रिसीवेबल खड़ा हुआ है, लेकिन आपके लिए वो इररिकवरेबल हो गया, अनकलेक्टेबल हो गया, तो सर वो अब आपको मिलने वाला नहीं है। सो दैट देन इट विल बी कॉल्ड एज बैड डेट। वी विल कंसीडर इट दैट डेट इज बैड। ओके, सो दिस इज बैड डेट एक्चुअली। नाउ सर व्हाई वी रिकॉर्ड बैड डेट?
This is very important question and it normally comes in your MCQs. So why we record bad debt? So the first one is why business records bad debts. There are two main answers. The first answer is matching principle. Sir, due to matching principle we record bad debt. अगर हम इसको बहुत नॉर्मल सिनेरियो में देखें तो सर आप जानते हैं बिजनेस कैश पे भी सेल्स कर रहा होता है, बिजनेस क्रेडिट पे भी सेल्स कर रहा होता है और दोनों सेल्स को वो अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर रहा होता है. इट्स मीन दैट द सेल इज रेवेन्यू एंड रेवेन्यू इज बेनिफिट. यू आर रिकॉर्डिंग बेनिफिट if you are selling on credit. But when you sell on credit, only when you sell in credit, because कैश पे जब हम सेल करते हैं there is no risk. हमने कैश पे सेल किया, कैश हमें मिल गया, इट्स ओके ना, there is no nothing need for any adjustment. बट जब हम बात करते हैं सर क्रेडिट सेल्स की, तो देखिए आपने क्रेडिट सेल्स की तो एक रिस्क अराइज हो गया. वो रिस्क क्या है कि ये जो पैसा आपने लेना है अपने कस्टमर से बाद में वो आपको मिले या ना मिले, ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है. तो सर ये हमें नज़र आ रहा होता है कि शायद इसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट हमें रिसीव ना हो. तो सर ये जो आज खड़े होके हम आने वाले टाइम के लिए एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि कितना परसेंट पैसा हमें कस्टमर से नहीं मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर बैड डेट. ओके, एस्टिमेशन बेसिस पे हम सर एस्टिमेट कैसे करेंगे. हो सकता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हो कि सर फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर सेलिंग $100 million गुड्स ऑन क्रेडिट, वी आर जस्ट गेटिंग $98 million, $2 million वी आर नॉट गेटिंग. इट्स मीन दैट योर इररिकवरेबल डेट प्रोविजन इज 2%. 2% अमाउंट आपको सेल का रिकवर नहीं होता, क्रेडिट सेल का. सो ये हमें पास्ट एक्सपीरियंस से भी पता चल सकता है. अगर सर हमारा बिजनेस का फर्स्ट ईयर है और वी वांट टू मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट, सर हम किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे. सर देन आप क्या कर सकते हैं कि सिमिलर बिजनेस ऐसा कोई अगर मार्केट में और भी कर रहा है तो आप उससे हेल्प आउट कर सकते हैं कि सर कितना जो है वो बैड डेट हम प्रोविजन फॉर बैड डेट हम अप्लाई करें इस बिजनेस के अंदर. सो सर प्रोविजन फॉर बैड डेट वी मेक. First of all, we have to know that we make provision for bad debt because it is normal scenario when we sell on credit, our receivable is not collectible. We are not getting all receivables. Okay, so some part is irrecoverable. Okay, so sir क्यों record करते हैं? The first answer is matching principle, because matching principle आपसे कहता है कि if you are recording benefits from anything, if you are recording benefits, so you have to record their expenses also. ओके, सो अगर आप क्रेडिट सेल्स को इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर रहे हैं एज अ रेवेन्यू, सर उस क्रेडिट सेल के साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है और रिस्क है बैड डेट का, तो फिर आपको वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग बैड डेट ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल. अगर स्टेटमेंट देखें तो मैचिंग प्रिंसिपल इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्स दैट द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड बी रिकॉर्डेड इन सेम पीरियड इन विच their related revenues are earned. Means simple is that if you are recording revenue, okay, so if you are recording revenue in 2011 and your revenue is on credit, so सर आप क्रेडिट पे रेवेन्यू बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन साथ एक रिस्क जो अराइज हो रहा है बैड डेट का, फिर आपने वो रिस्क भी जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा बैड डेट की सूरत में. सर हाउ वी विल रिकॉर्ड, इंशाल्लाह इन कमिंग स्लाइड्स वी विल डिस्कस दिस. सर सेकेंड रीजन वाई वी रिकॉर्ड बैड डेट्स, इट इज़ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. Sir, prudence concept normally say that do not overstate your assets and do not understate your liabilities. The first thing is do not overstate your assets. We know that when we sell goods on credit, we pass double entry account receivable debit, sales credit. So sir, account receivable is your asset. And you know that when you sell on credit, there is a risk of bad debt. अगर आप रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, सेल्स क्रेडिट करते हैं, लेकिन हम जानते हैं सर ये सारे का सारा रिसीवेबल हमें शायद ना मिले, इसमें से कुछ परसेंट ऐसा है जो मुझे नहीं मिलेगा, तो सर बिजनेस को चाहिए कि वो अपने अकाउंट्स के अंदर यानी कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करे अपने हर चीज़ का. प्रूडेंस बस ये चाहता है, IAS आपसे ये चाहता है कि आप अपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर हर जो चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, हर जो चीज़ वहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं वो ट्रू और फेयर हो. सर अगर आप वहाँ पर बैठ जाएं और दिखाएं कि सर $10 million की मेरी सेल है, क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल $10 million का है, लेकिन हो सकता है उसमें से आपको सिर्फ $7 million मिले,
हाँ, तो सर ये इट इज़ पॉसिबल, सो दैट्स वाई आप रिसीवेबल पूरा बुक कीजिए, लेकिन साथ में प्रोविजन फॉर बैड डेट भी रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि सर अगर मैं प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करूँगा और मेरा रिसीवेबल पूरा टोटल $10 मिलियन से शो हो जाता है, मैं उसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं करता बैड डेट की, प्रोविजन फॉर बैड डेट की रीज़न की वजह से, तो सर मेरा एसेट हो जाएगा ओवर स्टेट। सो दैट्स वाई इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग रिसीवेबल, सो यू हैव टू रिकॉर्ड योर प्रोविजन फॉर बैड डेट, ओके। बिकॉज अगर नहीं रिकॉर्ड करूंगा तो अकाउंट रिसीवेबल मेरा एसेट है, और अगर मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा एसेट क्या हो जाएगा, ओवर स्टेट हो जाएगा। सो ये हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर हम रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साथ हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट भी रिकॉर्ड करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टेट दैट एन एंटिटी मस्ट नॉट ओवर स्टेट इट्स रेवेन्यूज। इट इज ऑल्सो सेइंग दैट द रेवेन्यूज, एसेट्स एंड profits. Besides that, it must not underestimate its liability, losses and expenses. So sir, we cannot overstate anything, any asset, any revenue or any profit. We cannot overstate. Same as we cannot understate our liabilities, losses and expenses. If we are not recording bad debt expense, it means that we are declining, we are decreasing our expenses. So it is prohibited due to prudence concept. So this is the answer why we record bad debt expense. Now sir, moving forward, okay sir, if we record bad debt expense, now we are ready, okay, we are going to record bad debt expense. Sir, what will happen in our financial statements? Effect of bad debts on financial statement. Sir, we know that we are talking here just about income statement and balance sheet, okay, because these two are part of our FA2 syllabus. ओके सर, बैड डेट एक्सपेंस का इनकम स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा? सर अगर हम बात करें तो सेम इज दैट कि बैड डेट एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा वो अपने प्रॉफिट को हमारे क्या करेगा, कम करेगा। सर इसलिए देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज एक्सपेंसेस इन द इनकम स्टेटमेंट बाय द अमाउंट ऑफ द इररिकवरेबल डेट्स एंड रिटर्न ऑफ अमाउंट। सर ये क्या फ़र्क है दोनों में, हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे कि रिटर्न ऑफ और इररिकवरेबल डेट में क्या फ़र्क है। बहरहाल दोनों हमारे एक्सपेंसेस हैं, दोनों सूरतों में बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, दोनों हमारे प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो सर बैड डेट को हम एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में। एंड सर इफ़ यू टॉक अबाउट बैलेंस शीट, तो ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट है जो कि बैलेंस शीट का पार्ट बनता है, हम जानते हैं। तो सर बैलेंस शीट में जो है वो ट्रेड रिसीवेबल के साथ साथ हमने उसमें से लेस करवाना है क्या सर, प्रोविजन फॉर बैड डेट। सो रिड्यूस ट्रेड रिसीवेबल बाय द अमाउंट ऑफ इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ एंड प्रीवियस फॉर एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, both will be deduct from account receivable। अगर हम सर इन दोनों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम वायलेट करेंगे किसको, मैचिंग एंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को। ओके सो सर नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट जर्नल एंट्रीज वी नीड टू रिकॉर्ड। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बहुत सिंपली वर्ड्स में समझा दूं कि अगर आप बैड डेट को अपने लिए ईजी बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसकी डबल एंट्रीज पे कमांड हासिल करनी है। डबल एंट्रीज पे आपकी कमांड आ गई तो आप इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले। सर क्यों? बिकॉज देखें आपके बैड डेट के अंदर नॉर्मली 2 से 3 सवाल तो आपसे पूछ रहा होता है। सबसे पहले वो आपसे ये पूछ रहा होता है कि भाई आप बैड डेट एक्सपेंस क्या चार्ज करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में। ओके तो सर बैड डेट एक्सपेंस मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, जब मैं उसकी प्रॉपर डबल एंट्रीज बनाऊंगा, जहां जहां बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा वहां वहां मैं उसको ऐड करूंगा, बिकॉज वी नो दैट एक्सपेंस इंक्रीजेज वी डेबिट इट। ओके सो जहां जहां बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा मैं उसको ऐड कर लूंगा, और जहां जहां बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा होगा मैं उसको डिडक्ट कर लूंगा, तो सो मेरा नेट बैड डेट एक्सपेंस आ जाएगा, जो कि हमसे अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं, नेट बैड डेट चार्ज, नेट एक्सपेंस फॉर बैड डेट इन इनकम स्टेटमेंट। सो ये हमसे पूछता है, वो एक सवाल तो ये पूछता है। दूसरा वो हमसे पूछता है कि नेट रियलाइजेबल अकाउंट रिसीवेबल। सर नेट रियलाइजेबल या नेट रियलाइज अकाउंट रिसीवेबल हम कैसे निकालते हैं, हम अकाउंट रिसीवेबल को लिखते हैं, उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट को क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं। तो सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि सर बैलेंस शीट में कौन से रिसीवेबल को हम लेकर जाएंगे, कौन से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लेकर जाएंगे। तो उसका आंसर बहुत सिंपल है कि सर जिस अकाउंट रिसीवेबल पे आप परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट अप्लाई करेंगे वो अकाउंट रिसीवेबल आपका बैलेंस शीट में चार्ज होगा, और उस परसेंटेज अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा प्रोविजन का, जो एंडिंग बैलेंस होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट के टी अकाउंट का यूं कह लें,
उसके टी अकाउंट का जो ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा वो, ये दो चीज़ें जाके सर बैलेंस शीट में रिपोर्ट होंगी। ओके सर, बहुत सिंपली अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर अगर मुझे एक प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है तो सर मैं क्या एंट्री पास करूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि एंट्रीज जिसकी स्ट्रांग होगी बैड डेट उसके लिए बहुत ईजी होगा। ओके, आइए ज़रा एक छोटा सा सिनेरियो देखते हैं। कह रहे हैं ऑन मार्च 31st, ओके, सो ऑन 31st March 2017 कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट रिपोर्टेड नेट क्रेडिट सेल्स $1 million. They estimate that 1% of their credit sales would be uncollectible. It's mean that कि ये 1 मिलियन में से इसको 1% मिलने वाला नहीं। तो अगर सर मैं अकाउंट रिसीवेबल 1 मिलियन अपनी बैलेंस शीट में शो कर दूंगा तो सर ये हो जाएगा एसेट ओवरस्टेट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वायलेशन होगी। इसलिए मुझे 1 मिलियन शो करना रिसीवेबल और उसमें से डिडक्ट करेंगे हम सर क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1%। सर सबसे पहले मैं पहली एंट्री आपको समझाने जा रहा हूँ कि सर हम जब प्रोविजन इनिशियली जनरेट करते हैं तो कैसे प्रोविजन बनाया जाता है। तो सर पहली हेडिंग आपके पास आ रही है मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट। बहुत ही सिंपल है, आपने क्या करना है सर, जो आपका टोटल रिसीवेबल ईयर एंड पे मौजूद होगा, जैसे मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 1 मिलियन है, इसके ऊपर आपने परसेंटेज अप्लाई किया। ओके सर, परसेंटेज आपने अप्लाई किया, आंसर आया 10,000। इट्स मीन दैट इस 1 मिलियन में से 10,000 इररिकवरेबल आपके लिए। तो सर आपने ये अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब सर चूंकि मेरे पास पहले से कोई अलाउंस का अमाउंट मौजूद नहीं है, यानी कि पिछले ईयर से कोई अलाउंस का ब्रॉड डाउन बैलेंस मेरे पास मौजूद नहीं है, यानी कि यूँ कह लूँ मैं बहुत इजी वर्ड्स में कि आने वाले नुकसान की तैयारी जिसको मैं प्रोविजन कह दूं, तो सर वो पहले से मैंने कोई तैयारी की भी नहीं है, फर्स्ट ईयर है फॉर एग्जांपल मेरा, तो सर मेरे लिए 10,000 ही रेलेवेंट अमाउंट है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस 10,000 की एंट्री कैसे बनानी है सर, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ये सिंपल डबल एंट्री है आपकी प्रोविजन बनाने की। ओके सो सर ये मैंने सिंपल एक प्रोविजन बनाने की एंट्री आपके सामने पेश की कि सर हमने क्या करना है, रिसीवेबल परसेंटेज अप्लाई करनी है, जो आंसर आया अगर प्रीवियस कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है तो उसी की एंट्री पास हो जाएगी, बैड डेट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अब सर हम जानते हैं कि ये प्रोविजन एस्टिमेटेड होता है और एस्टिमेशन चेंज भी हो सकता है, तब्दील भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ कि यार मुझे अपना जो प्रोविजन फॉर बैड डेट का परसेंटेज है वो 1% नहीं बल्कि 2% रखना चाहिए था, तो सर अब मुझे अपने प्रोविजन को इंक्रीज करना पड़ेगा। सर मैं इसको कैसे एडजस्ट करूंगा जरा देखिएगा, यहाँ पे जरा बहुत गौर से देखिएगा। देखिए मेरे पास अमाउंट शो हो रही है $1 मिलियन। ओके, मैं इस 1 मिलियन का अब कितना लेने वाला हूं, 2%। तो सर ये 2% लूंगा तो 1% इसका $10,000 था, सर 2% विल बी $20,000। ओके, इस पॉइंट को बहुत गौर से समझिएगा। देखें परसेंटेज अप्लाई करने के बाद जो आंसर मेरे पास शो हो रहा है, मुझे अपने प्रोविजन को इस अमाउंट तक पहुंचाना है। ओके, मैं जानता हूं कि प्रीवियसली मैं 10,000 का प्रोविजन पहले से बना चुका हूं। अगर मैं 10,000 के प्रोविजन को 20 पे पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे अपने प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा सर, इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा सर, बाय $10,000। ओके, सो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर PFBD, सर PFBD स्टैंड्स फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट। मुझे अगर अपने प्रोविजन को इंक्रीज करना है तो सर मुझे फिर सेम एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे ये समझा कि सर मुझे अपने रिसीवेबल में परसेंटेज अप्लाई करनी है, जो आंसर आएगा मुझे उसे कंपेयर करना है प्रीवियस प्रोविजन से अगर मौजूद है। फर्स्ट एंट्री में आप देखें मेरे पास कोई प्रोविजन मौजूद नहीं था तो मैंने 10,000 की ही एंट्री पास कर दी डायरेक्ट, लेकिन अब चूंकि मेरे पास प्रीवियसली 10,000 का पहले से ही प्रोविजन बना हुआ है और अब मुझे प्रोविजन चाहिए 20,000 का, वो मुझे कैसे मिला, मैंने सिंपल अपने रिसीवेबल की परसेंटेज, रिसीवेबल के ऊपर अपना प्रोविजन फॉर बैड डेट की परसेंटेज अप्लाई की, तो सर मुझे 20,000 मिला आंसर। मुझे ये पता चला कि मुझे अपने प्रोविजन फॉर बैड डेट को 20,000 तक पहुंचाना है। सर पहले से मैं 10,000 पे खड़ा हुआ था, मुझे 20 तक पहुंचाना है, मुझे 10,000 से अपने प्रोविजन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो सर इसका मतलब यह हुआ कि अब मुझे अपने प्रोविजन को 10,000 से इंक्रीज करना है। तो सर 10,000 के इंक्रीज करना है तो सर मुझे क्या डबल एंट्री पास करनी है, बहुत सिंपल है सर, सेम डबल एंट्री पास होगी उतने डिफरेंशियल अमाउंट से, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। तो हमने दो एंट्री सीख ली, प्रोविजन बनाने की और इसको
इंक्रीज करने की। सर अगली बात अगर मैं करूं तो बहुत सिंपल है कि अगर मुझे इस प्रोविजन को डिक्रीज करना है, सर डिक्रीज करना है तो बहुत ही आसान सी बात है कि मुझे अपने प्रोविजन को जब डिक्रीज करना है तो सर मैं कैसे डिक्रीज कर सकता हूं इसको? सर रिवर्स एंट्री के थ्रू मैं इसको डिक्रीज कर सकता हूं, क्योंकि जब मैंने इंक्रीज किया था तो बैड डेट एक्सपेंस मैंने जो है वो डेबिट किया था, और अब जब मैंने डिक्रीज किया तो सर मुझे इसको डिक्रीज करने के लिए मुझे सर अब क्या करना चाहिए? मुझे इसको रिवर्स एंट्री पास करनी है। बैड डेट एक्सपेंस को मैं अब क्रेडिट करूंगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करूंगा। कुछ जगहों पर इस यहाँ पर सर आप कुछ किताबों में देखेंगे तो अदर इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो इट्स डजंट देयर इज नो इशू। आप चाहें तो अदर इनकम क्रेडिट कीजिए, चाहें तो आप जो है वो बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट कीजिए। मैंने इसलिए बैड डेट एक्सपेंस यहाँ पे किया ताकि लाइक टू लाइक कंपैरिजन रहे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि हम बैड डेट एक्सपेंसेस जहाँ जहाँ डेबिट होंगे वहाँ ऐड करेंगे, जहाँ क्रेडिट होंगे वहाँ माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है डिक्रीज इन बैड डेट, डिक्रीज इन बैड डेट आ रहा है। सर कैसे? देखें, अब मैं एग्जांपल कर रहा हूँ कि सर शायद अब मुझे फॉर एग्जांपल 2% नहीं, अब मुझे सिर्फ 1.5% प्रोविजन बनाना है। तो सर 1.5% के लिए मेरा अमाउंट आ रहा है 15,000। अगेन सेम रूल, मुझे इस प्रोविजन की तैयारी, मुझे प्रोविजन के अमाउंट को पहुंचाना है 15,000 पे। तो सर पहले से मेरा प्रोविजन कितने का बना हुआ था? ये देखिए 20,000 पे मैंने लास्ट एंट्री में पहुंचाया था। अब 20 से मुझे किस पे आना है सर? 15 पे। तो मुझे अपने प्रोविजन को डिक्रीज करना पड़ेगा बाय $5,000। ओके, तो सर अब डिक्रीज करना है तो डिक्रीज इन प्रोविजन की रिवर्स एंट्री पास होगी, प्रोविजन विल बी क्रेडिट एंड बैड डेट एक्सपेंस विल बी डेबिट। ओके, तो सर यहाँ पे देखिए, सर हमने जो है वो सेम काम यहाँ पर किया। आप देख सकते हैं कि सर हमने बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट किया है बाय $5,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्सपेंस विल बी डेबिट बाय $5,000। सर इंक्रीज करना है तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, डिक्रीज करना है तो उसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। ओके, डिफरेंशियल अमाउंट से। सर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमें एक बात कंफर्म हो जाए कि एक रिसीवेबल है जो 100% श्योर हो चुका है कि अब मुझे मिलने वाला नहीं, तो सर इट इज कॉल्ड राइट ऑफ। इसको हम कहते हैं राइट ऑफ। व्हाट इज राइट ऑफ? अमाउंट दैट इज कंफर्मली इररिकवरेबल नाउ। कंफर्म हो गया कि अब मुझे मिलने वाला नहीं। सर बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमें कंफर्म हो जाता है कि अब हमारा कस्टमर जो है वो हमें बैड डेट, हमारा कस्टमर जो उसका रिसीवेबल था वो हमें मिलने वाला नहीं। सर वो किसके क्या क्या रीज़नों से, अगर हम इसको थोड़ा सा ओरली डिस्कस कर लें। सर कस्टमर की डेथ हो गई, कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गया, कस्टमर ने अपनी ट्रेडिंग सीज कर दी, कस्टमर बिजनेस बेच के लिक्विडेशन में जा चुका है, कस्टमर अपना बिजनेस बेच रहा है, ख़त्म कर रहा है, देयर इज़ नो एबिलिटी टू पे बैड देयर डेट्स। तो सर हमें ये सारी इंडिकेशन होती है जिसकी वजह से इकनॉमी की कंडीशन बहुत ख़राब है, लोगों की पेइंग पावर बहुत कम हो चुकी है। सर ये कंडीशंस होती हैं, ये इंडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये पैसा अब हमारा राइट ऑफ होने वाला है, यानी कि अब कंफर्म हो गया है कि ये रिसीवेबल अब मुझे नहीं मिलने वाला। तो सर अब अगर ऐसा हो जाए कि कंफर्म हो गया कि अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो सर डायरेक्ट राइट ऑफ करेंगे, हम इसको बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्टली हम क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। ओके, सर आखिरी एंट्रीज की देखते हैं कि सर अगर ये जो प्रीवियसली राइट ऑफ पैसे थे, फॉर एग्जाम्पल कुछ महीनों बाद जो राइट ऑफ आपने कर चुके हैं उसके कुछ महीनों बाद आपके पास वो पैसा रिकवर हो जाता है और वो जो राइट ऑफ आपने किया था वो पैसा आपको मिल जाते हैं, इट इज कॉल्ड रिकवरी। तो क्या लिखा? टू रिकवर प्रीवियसली राइट ऑफ इररिकवर्ड डेट्स। जो प्रीवियसली राइट ऑफ किए थे आपने डेट्स वो अब रिकवर हो चुके हैं। तो सर जी अब क्या डबल एंट्री पास होगी? बहुत सिंपल है, आपने इसको कैश को डेबिट करना है बिकॉज कैश का इनटेक होगा, और चूंकि जब ये पैसा राइट ऑफ किया था आपने तो बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट किया था, अब चूंकि ये पैसा रिकवर हो गया है तो अब बैड डेट एक्सपेंस को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सर दोनों बातें यहाँ पे भी हो सकती है, आप इसको अदर इनकम भी क्रेडिट कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन वही बात है कि अगर आप चाहें तो बैड डेट एक्सपेंस भी क्रेडिट करें, एक्सपेंस का कम होना आपकी इनकम ही होता है। ओके, सो मैंने फिर कहा कि लाइक टू लाइक कंपैरिजन रखने के लिए मैंने सब जगह पे बैड डेट एक्सपेंस की जो है ना वो टर्म को यूज़ किया है। तो सर यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि हमारे पास 5 डबल एंट्रीज है। मैं अगर सम अप करूँ तो 5 डबल एंट्रीज पे आपने जो है ना वो कंट्रोल रखना है। इंशाल्लाह आपका बैड डेट का टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सिंपल प्रोविजन बनाना है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट। आपने प्रोविजन इंक्रीज करना है, सेम एंट्री पास होगी, बैड डेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। आपने डिक्रीज करना है, इसकी रिवर्स एंट्री पास होगी, बैड डेट क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट। आपने राइट ऑफ करना है, बैड डेट डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, और आपको अगर रिकवरी होती है पैसे की जो राइट ऑफ हो चुका है, कैश डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अब अगर मुझसे यहाँ पर
सवाल है, इस सॉल्यूशन के बाद सवाल मुझसे पूछा जाए कि बताइए बैड डेट एक्सपेंस नेट आप कितना चार्ज करने जा रहे हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में, तो सर मैं आंसर दे सकता हूँ? जी बिल्कुल आप आंसर दे सकते हैं। ओके, कैसे आंसर दे सकता हूँ सर? यहाँ देखिएगा, जहाँ जहाँ बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा वहाँ वहाँ मैं उसको ऐड करूँगा, और जहाँ जहाँ बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा होगा वहाँ वहाँ मैं उसको डिडक्ट करूँगा, मेरे पास नेट बैड डेट एक्सपेंस आ जाएगा। लुक हियर, सबसे पहले एंट्री में सर देखिए मैंने 10,000 से बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट किया था। ओके, BD एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस। सर सेकेंड एंट्री में मैंने फिर 5,000 से डेबिट किया था बैड डेट एक्सपेंस को। ओके, थर्ड एंट्री में सर मैंने डिक्रीज किया था, और कितने से डिक्रीज किया था? आई थिंक सो, सॉरी हमने इंक्रीज किया था 10,000 से, यस सॉरी, सेकेंड एंट्री में हमने इंक्रीज किया था 10,000 से। थर्ड एंट्री में हमने डिक्रीज किया है बैड डेट को, कितने से सर? क्रेडिट किया है हमने 5,000 से, तो 5,000 सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। फोर्थ वन में जो राइट ऑफ की एंट्री है उसके अंदर हमने बैड डेट एक्सपेंस को फिर डेबिट किया है सर, कितने से डेबिट किया है सर? हमने 1,000 से। ओके, और फिफ्थ में सर हमने बैड डेट एक्सपेंस को फिर जो है वो क्रेडिट किया, क्योंकि वो रिकवर हो चुका था, वो मेरी इनकम बन जाएगा सर 1,000 से। सर जब मैं इसको नेट ऑफ करूंगा तो सर मेरा नेट बैड डेट एक्सपेंस आ जाएगा, जो मैं के इनकम स्टेटमेंट में जाके इसको चार्ज करूंगा। IS स्टैंड्स फॉर इनकम स्टेटमेंट। सर 20 माइनस 5 15 1 प्लस एनवाइज, सो 15,000 विल बी द नेट आंसर that will be charged to income statement as a bad debt expense, जो कि नॉर्मली आपके सवालात में पूछा जा रहा होता है कि नेट चार्ज आप कितना करेंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ओके, तो सर जी ये है हमारा तरीका नेट बैड डेट एक्सपेंस निकालने का, ये इनकम स्टेटमेंट में जाके एज ए एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा। ओके, तो सर जी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हम कुछ सॉल्यूशन और मजीद देखते हैं कि किस तरीके से प्रोविजन फॉर बैड डेट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी देते हैं। व्हाई इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड? क्यों क्रिएट किया जाता है? द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इज क्रिएटेड टू रिड्यूस द अकाउंट रिसीवेबल, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि हमने अपने नेट अकाउंट रिसीवेबल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे अपने रिसीवेबल में से प्रोविजन को माइनस करना है, ताकि मैं रियलाइजेबल अकाउंट रिसीवेबल में पहुंच जाऊँ, ट्रू एंड फेयर अकाउंट रिसीवेबल में पहुंच जाऊँ। क्योंकि अगर मैं प्रोविजन माइनस नहीं करूँगा, इट्स मीन दैट सम अमाउंट मे बी इररिकवरेबल, जिसको हम प्रोविजन फॉर बैड डेट कह रहे हैं, अगर वो माइनस नहीं करूंगा तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल ओवर स्टेटेड हो जाएगा। सिंस इट इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, यस प्रोविजन फॉर बैड डेट की नेचर कॉन्ट्रा एसेट है, बिकॉज कॉन्ट्रा मीन्स एनी अकाउंट दैट डिक्रीजेज अदर अकाउंट। सो सर अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा प्रोविजन फॉर बैड डेट है। ओके, नॉर्मली बैड प्रोविजन फॉर बैड डेट की नेचर क्रेडिट की है, जब इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा, जैसे बैड डेट एक्सपेंस की नेचर डेबिट की है, बढ़ता है तो डेबिट, सेम ऐसे प्रोविजन फॉर बैड डेट की नेचर क्रेडिट की है। ओके, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस इज रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट, जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल में आपके साथ डिस्कस भी किया कि सर जो हमारा 15,000 है वो नेट बैड डेट एक्सपेंस है, वो चार्ज होगा इनकम स्टेटमेंट में। इट विल बी अपेयर एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन द कंपनी इनकम स्टेटमेंट। देखिए बैड डेट एक्सपेंस को कुछ कंपनीज अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बनाती हैं, कुछ इसको जो है वो एज अ जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस के तौर पर भी चार्ज करती हैं। नो इशू, आप दोनों जगह पर इसको चार्ज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखें बिल्कुल मामला ठीक हो रहा है, क्योंकि मैं ऊपर क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साथ में बैड डेट भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सर मैं मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हूँ और अपने प्रॉफिट को ओवर स्टेट नहीं कर रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम देखें कि सर हमने कैसे अकाउंट रिसीवेबल को प्रेजेंट करना है, सर आपके सामने है। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट रिसीवेबल 25,000 है और 3,000 फॉर एग्जांपल मेरा अलाउंस फॉर बैड डेट है, तो सर नेट अकाउंट रिसीवेबल या नेट रियलाइजेबल अकाउंट रिसीवेबल, अक्सर ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है, तो सर ये आपका 22,000 जो है वो आ चुका है। ओके, सो ये बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने का तरीका है, और इनकम स्टेटमेंट में आप इसको एज ए एक्सपेंस चार्ज कर सकते हैं, दोनों में से कहीं भी। सनी सर, तो सर ये था हमारा अब तक का लेक्चर, और इंशाल्लाह फर्दर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू स्टूडेंट।